हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नगर एवं नगरीय भू उपयोग के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। नगर शब्द भारत में 1970 के बाद जो परिभाषा नगर के लिए भारत में दी गई वो थी कि 5000 से अधिक किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन हो। इसके अलावा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक का जन घनत्व हो। 75% लोग नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गैर कृषि कार्य में संलग्न हो या लगे हुए हों एवं भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा उस क्षेत्र को नगर परिषद, छावनी या नगर पालिका का दर्जा दिया हुआ हो। आज के संदर्भ में नगर की परिभाषा पॉपुलेशन, डेंसिटी, ऑक्यूपेशन के आधार पर रची गई है, किंतु विश्व में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, आज जिन महानगरों को हम देख रहे हैं, प्राचीन काल में वो महानगर कैसे थे, या सभ्यता के प्रारंभिक चरण में हम जब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की बात करते हैं, उस कालखंड में नगर किस प्रकार के हुआ करते थे। तो नगरों की विकास की इस यात्रा को, नगरों की इस आकारिकी को हम आज इस YouTube वीडियो में समझने की चेष्टा करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ब्रिटेन में थेम्स नदी के किनारे, इजिप्ट, मिस्र में नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया जो कि दसला और फरात नदियों के किनारे बसा हुआ था, भारत में सिंधु नदी के किनारे, और चीन में येलो रिवर या यांगजी के सहारे नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ है। आप में से मुझे ये बताना है सबसे पहले कि कौन सा ऐसा उदाहरण है इनमें से जहां प्रारंभिक काल में सिविलाइजेशन, सभ्यता की उत्पत्ति नहीं हुई है। बिल्कुल, ब्रिटेन में थेम्स नदी के किनारे प्राचीन कालीन सभ्यता की उत्पत्ति नहीं हुई है। प्राचीन कालीन सभ्यता के बारे में हम पढ़ते रहे हैं कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर लोग नगरीय क्षेत्रों के अंदर निवास करने लगे थे। अभी एक विश्व का मानचित्र हम देखेंगे। उससे पहले अर्ली सिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि प्रारंभिक दौर में नगरीय क्षेत्रों की जो उत्पत्ति हुई उसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण नदी, जल, क्योंकि जल ही जीवन है। जल जिन क्षेत्रों में उपलब्ध हुआ वहाँ पर एग्रीकल्चर, कृषि उपलब्ध थी, परिवहन के साधन उपलब्ध थे, और साथ ही उस क्षेत्र में शिकार के लिए प्रचुर मात्रा में जानवर भी उपलब्ध थे। तो प्रारंभिक दौर में हैबिटाट जो था, आवास जो था, वो बसना स्टार्ट हुआ नदियों के किनारे, क्योंकि सब कुछ अच्छी सुविधाएं मिलने के कारण उन क्षेत्रों में लोगों ने अपने निवास बनाना प्रारंभ किया। दूसरा, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि मेसोपोटामिया है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वांगहो रिवर वैली चीन की सभ्यता है, इजिप्ट की या मीसो अमेरिकन जो सभ्यताएं हैं, ये सभी बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलप हुई हैं। फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन जो है उसका विकास कैसे हुआ? लीडरशिप क्लास डेवलप्ड, कि वहाँ पर नेतृत्व करने वाले लोग, ऐसे लोग जो सामान्य ऑक्यूपेशंस को छोड़कर नई चीज़ों में संलग्न हुए, उन लोगों ने अपने क्षेत्र के विकास को प्रारंभ किया। लीडर मीन्स राजा या जागीरदार के रूप में उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और वहाँ पर निवास करने लगे। एंड दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 10,000 से 15,000। उस समय उन क्षेत्रों की जनसंख्या 10,000 से 15,000 के बीच में हुआ करती थी। उस समय जो नगर हैं वो धार्मिक और आर्थिक एवं ताकत, पावर सेंटर्स हुआ करते थे। धार्मिक, आर्थिक एवं
सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें आप देख रहे हैं कि मध्य अमेरिका के अंदर मीसो अमेरिकन, नील नदी की घाटी की सभ्यता, दजला फरात नदी के सहारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत में इंडस वैली, और यहाँ चाइना में येलो ओशियंस के पास आप देख रहे हैं हुआंगहो रिवर वैली सभ्यता। ये प्राचीन वो सभ्यताएं हैं जो अर्ली सिविलाइजेशन 8000 से 900 बीसी तक पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले नगरीय या सिटीज को परिभाषित करती है। क्लासिकल सिटीज, पहली जो प्रारंभिक सिटीज थी उनमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ ऐसे शहर हैं जिनको हम आज भी क्लासिकल सिटीज़ के नाम से जानते हैं, जैसे एथेंस। दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ एथेंस वाज 2.5 लाख, 2,50,000 उस समय पॉपुलेशन थी। एक ये ग्लोबल सिटी के रूप में जाना जाता था। लोग यहाँ से माइग्रेट होते थे, यहाँ से साइंस और बहुत सारे शब्द, लैटिन लैंग्वेज यहाँ से निकल के वर्ल्ड वाइड गई। अर्बनाइजेशन का डिफ्यूज ग्रीस से माना जाता है कि यहाँ से निकलकर आज की जो आधुनिक अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं वो यहाँ से प्रारंभ हुई। रोम कंबाइंड एक्रोपोलिस और एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर और पावर सेंटर दोनों हुआ करता था। ये अर्बन मॉर्फोलॉजी इसका जो है वो स्ट्रीट पैटर्न्स हैं, साइज है, शेप है, मीन्स इसको बसाया जो गया था वो बहुत ही पैटर्न या नक्शे के आधार पर बसाया गया था। चलिए एक और एक्सरसाइज आपके लिए। Which of the following was among the largest city in the world around the end of the first millennium? 1000 AD के समय संसार में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ऑप्शंस आर बगदाद, लंदन, न्यूयॉर्क, रोम एंड पेरिस। तो आंसर इज बगदाद। बिल्कुल 1000 AD जो एडी है उसके समय बगदाद बहुत बड़ा शहर माना जाता था। मिडाइवल सिटीज़ के अंतर्गत यूरोपियन डिक्रीज द इन साइज एंड इम्पोर्टेंस, नॉन यूरोपियन थ्राइविंग्स। आप यहाँ मिडाइवल सिटीज़ के अंतर्गत देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्लासिकल सिटीज़ के डेवलपमेंट के बाद जब मध्य युगीन नगरों का विकास होने लगा तो यूरोपियन जो शहर हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगे और पूर्ववर्ती क्षेत्रों के अंदर जो क्षेत्र थे वो सिकुड़ने लगे या उनका महत्व कम होने लगा। ये नक्शे में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्राचीन शहर कौन कौन से हैं, जैसे काहिरा है, बगदाद है, अल हसा है, अंकोरा है, क्योटो है, जापान 1,75,000 पॉपुलेशन है इसकी। इस तरीके से ये मिडाइवल सिटीज़ हैं जो धीरे धीरे नॉन यूरोपियन थ्राइविंग्स, मतलब यहाँ पर यूरोप के लोगों का प्रवास नहीं हुआ था, वो लोग यहाँ पर नहीं आए थे। अगले में आप देख रहे हैं कॉलोनियल सिटीज़। प्री कॉलोनियल सिटीज़ टेंड टू बी इनलैंड और कॉलोनियल सिटीज़ ऑन कोस्ट। समुद्र के किनारे स्थित नगर जहाँ पर उपनिवेशवादी लोगों ने आकर नगरीय संरचनाओं को जन्म दिया या पहले से जो स्थिति थी उसको और अधिक विकसित किया, और उपनिवेशवाद के तहत पोर्ट एरिया समुद्र के स्थान पर इनलैंड आंतरिक भाग के अंदर बनने वाले शहर। कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, नागासाकी, सेल्वाडोर, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, हवाना, रियो दी जेनेरियो, भारत में कोलकाता, कोलंबो, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सिडनी। ये वो शहर हैं जो इधर उपनिवेश के कारण, उपनिवेशवादी प्रवृत्ति के कारण या तो समुद्र के किनारे पर या आंतरिक भागों के अंदर डेवलप हुए हैं। इनको हम गेटवे सिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। सर्व एज ए लिंक बिटवीन वन कंट्री और रीजन एंड अदर बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल सिचुएशन।
ये गेटवे सिटीज़ के रूप में भी, फॉर एग्जांपल कोलंबो गेटवे सिटीज़ के रूप में वर्क कर रहा था। आप समझ गए होंगे, एक सिटी से दूसरे शहर के बीच में यातायात के ठहराव की वजह से या अपनी उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ऐसे केंद्रों पर जिस देश के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है या जिस देश के ऊपर आपने अपना उपनिवेश बना रखा है, उसके मिडिल में ऐसे केंद्र जहां से आप संबंधित केंद्र के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। तो गेटवे सिटीज़ के रूप में भी कुछ शहरों ने काम किया था। एक और प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रेलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन द 18th इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। 18वीं शताब्दी में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में नगरीकरण के लिए कौन से फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल रहे? पहला, सूखा पड़ा ईस्टर्न यूरोप के अंदर और वेस्टवर्ड माइग्रेशन किया उन्होंने। द कॉलोनाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध की ओर उपनिवेश बनाने की प्रवृत्ति की वजह से, या वहाँ पर जो क्रांतियाँ हो रही थी यूरोप में उसकी वजह से, या औद्योगिक क्रांति की वजह से, या इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द चाइना इन द वर्ल्ड ट्रेड, या चीन ने व्यापार की प्रतियोगिता में, चीन से व्यापार की प्रतियोगिता में बनाए रखने के लिए अपने आप को यूरोपियन देशों ने या अमेरिकन देशों ने इन देशों की ओर प्रस्थान किया। तो हम सभी जानते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी जब डार्क एज, अंधकार युग समाप्त हुआ और औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जैसे ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, बहुत सारे कारखाने यूरोपियन कंट्रीज़ में खुले और वहाँ बहुत सारा माल बनकर तैयार हुआ। चूँकि उनके पास कच्चा माल अधिक उपलब्ध नहीं था, अतः कच्चे माल के केंद्रों की खोज के लिए उन्होंने उपनिवेश बनाए और साथ ही निर्मित माल को बेचने के लिए उन्हें बाजार की भी ज़रूरत थी। ऐसे में उन्होंने अपने देश से माइग्रेट होकर दूसरे देशों के ऊपर शासन किया या राज किया, ताकि उनके द्वारा बनाए हुए उत्पादों को लोगों तक पहुंचा पाएँ, बाजार तक पहुंचा पाएँ और सस्ती दर पर कच्चा माल पिछड़े गरीब देशों से प्राप्त कर पाएँ। ये इसके पीछे मूल कारण रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार औद्योगिकरण की वजह से उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। यहाँ दो सिटीज़ हैं, एक शिकागो हमारे सामने और एक मैनचेस्टर इंग्लैंड का। 1850 में शिकागो की पॉपुलेशन 30,000 थी, वहीं 1880 में 5 लाख और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह 17 लाख पॉपुलेशन थी। वहीं 1930 में यह करीब 33 लाख पॉपुलेशन हो गई शिकागो में। वहीं मैनचेस्टर में 1750 में 15,000 पॉपुलेशन थी, 1801 में 70,000 पॉपुलेशन, 1861 में 5 लाख पॉपुलेशन और 1911 में 23 लाख पॉपुलेशन हुई। तो डेट्स द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज़। आप देख रहे हैं कि 1750 से 1911 लगभग 150 सालों के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगभग कई सौ गुना बढ़ गई है। जहाँ 15,000 से 23 लाख पॉपुलेशन हो गई है या 30,000 से हमारी पॉपुलेशन 33 लाख हो गई है, ये इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का ये प्रभाव है। एक फिगर आपके सामने 1870 में लेक मिशिगन के पास स्थित इस शहर में आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन, जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, वो कितने हैं? 1900 में लगभग आधे से ज़्यादा एरिया है वो कवर हो गया है और 1930 में आप देख रहे हैं लगभग बहुत कम भाग यहाँ पर फ्री लैंड के रूप में बचा है। तो रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस, द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द अर्बन एरिया इंक्रीज्ड। क्लियर कि इकोनॉमिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों की वजह से नगरीय क्षेत्रों में पॉपुलेशन में अपार वृद्धि देखी गई है।
यूएस अर्बन ग्रोथ स्टेजेस में तीन स्टेजेज हैं हमारे सामने, चार स्टेजेज हैं हमारे सामने। प्री 1820 टू 1820 टू 1840, 1820 से पहले और 1840 तक यहाँ पर जो पीरियड को गिना जाता है, इस कालखंड को गिना जाता है, वो सेल वेगन एपेक के नाम से इसको जाना जाता है। 1840 टू 1860 इसको हम आयरन हॉर्स एपेक अर्थात लोहे और घोड़े से संबंधित युग के नाम से जानते हैं। 1860 टू 1920 द एज ऑफ एंटरप्राइजेस दैट इज नोन एज स्टील रेल एपेक अर्थात इस्पात और रेल दोनों ने नगरीय क्षेत्रों में इजाफा किया है, नगरीय क्षेत्रों में पॉपुलेशन की वृद्धि की है। एंड द लास्ट वन इज 1920 टू रिसेंट, दैट्स द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द पीरियड इज नोन एज ऑटो एयर एम्यूनिटी एपेक। अब पूरा का पूरा जो कालखंड है, इस समय नगरीय क्षेत्र हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र बन गए हैं। अधिकांश लोग यहाँ पर बहुत प्रकार के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स डेवलप हो गए हैं, हाईवेज, एयरपोर्ट्स आप देख रहे हैं, मेजर न्यू मेट्रोपॉलिटिक सेंटर्स यहाँ डेवलप होते जा रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस है या मियामी है, ये कुछ इस तरीके के उदाहरण हैं। एक और आपके लिए जानकारी है यहाँ पर कि ब्रोकाट एपेक ऑफ अर्बनाइजेशन का एक चार्ट है जिसमें 4 स्टेजेस इन्होंने ब्रोकाट महोदय ने बनाई है। फर्स्ट स्टेज को उन्होंने सेल एंड वेगन एपेक का नाम दिया है, सेल और वेगन का पीरियड। सेकंड दिया है उन्होंने स्ट्रैम बोट एंड शॉर्ट हॉल रेल रोड। तीसरा उन्होंने 1870 से 1920 का दिया है लॉन्ग हॉल रेल रोड अर्थात सड़क और रेल गाड़ियों की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड वाइड। और 1920 के बाद का उन्होंने दिया है ऑटोमोबाइल, एयर एंड अमेनिटीज, प्लेसेस विथ वैल्यू बेस्ड ऑन ब्यूटी नॉट रिसोर्सेज। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे औद्योगिक केंद्रों के साथ साथ पर्यटन उद्योग के रूप में भी विकास हुआ है। पर्यटन उद्योग में सुंदरता दर्शकों को आकर्षित करती है। रिसोर्सेज के रूप में वहाँ पर उद्योग के लिए सामग्री नहीं है, किंतु प्राकृतिक रूप से ये क्षेत्र बहुत सुंदर हैं। परिणाम स्वरूप पर्यटक इन क्षेत्रों में आते हैं। जैसे हवाई द्वीप समूह एक एग्जाम्पल है आपके सामने। एक प्रश्न आपके लिए, अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रोकेट द स्टील रेल एपेक इन द एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन मेट्रोपोलिस अकर बिटवीन, कब से कब स्टील और रेल का युग कब से कब माना गया है अमेरिकन मेट्रोपोलिस के डेवलपमेंट में। तो ये एग्जाम्पल, इसका आंसर आपको देना है। एक और प्रश्न आपको दे देता हूँ मैं साथ में। एज यू ट्रेवल फ्रॉम सेंटर सिटी टू आउट स्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी द कॉस्ट ऑफ लैंड रेंट यूजुअली गो अप। जब आप सिटी सेंटर से सिटी के बाहर के क्षेत्र की ओर ट्रेवल करते हैं तो लैंड जो है भूमि की दर कम होती है, बढ़ती है, वैसी की वैसी रहती है, कम होती है, या स्थानीय कारकों की वजह से कम या ज़्यादा हो सकती है, फ्लैक्चुएट हो सकती है। गोज़ अप इफ़ द टोपोग्राफी इज़ फ्लैट बट गोज़ डाउन इफ़ द टोपोग्राफी अराउंड द सिटी इज़ हिली। पांचवा इन्होंने कारण दिया है कि यदि उस क्षेत्र की स्थलाकृति है वो समतल है तो रेट ज़्यादा होगी और पहाड़ी है तो रेट कम होगी। तो द आंसर इज गोज़ डाउन। हम सभी जानते हैं कि CBD सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज द हार्ट ऑफ द सिटी। नगर के केंद्र से बाहर की ओर जाने पर भूमि की दरें कम होने लग जाती हैं। एंड द सेकंड, जो पहला प्रश्न था हमारा, उसका आंसर है कि रेल और स्टील युग है अमेरिकन नगरीय क्षेत्रों के विकास में 1870 से 1920 का माना जाता है। दो थ्योरीज आपके सामने यहाँ पर, बिड रेंट थ्योरी एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट।
ग्रेविटी मॉडल हम सभी जानते हैं, ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ ए सर्विस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल in the area and inversely related to the distance people must travel to access it. ग्रेविटी मॉडल क्या कहता है कि किसी भी नगर के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति वह हो सकती है जहां पर ज़्यादा ए सर्विस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल, जहां पर ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जो ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हो, दैट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू, जिसका डिस्टेंस दूरी से कोई संबंध, विपरीत संबंध है। थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ पीपल नीडेड, रेंज डिस्टेंस विलिंग टू ट्रेवल, और हिंटरलैंड एरिया सराउंडिंग ए सर्विस फ्रॉम विच कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड। मार्केट एरिया दैट्स द हिंटरलैंड है, जहाँ पर लोग आकर्षित होकर आते हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो ग्रेविटी मॉडल क्या कह रहा है, यदि किसी क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध हैं तो फिर डिस्टेंस, दूरी कोई मायने नहीं रखती। सुविधाएं मिलने पर लोग दूर से भी वहाँ पर आकर बसते हैं या व्यापार करते हैं। ग्रेविटी मॉडल के बारे में एक विस्तृत वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सेंटर प्लेस थ्योरी हम सभी जानते हैं, वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने 1930s में सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, और उन्होंने कुछ बातें लिखी थी कि रीजन्स वुड बी फ्लैट बट नो फिजिकल बैरियर। उन्होंने कहा कि नगर वहाँ बसते हैं जो फ्लैट एरिया होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, जहाँ पर फिजिकल बैरियर्स नहीं होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी वुड बी इक्वल, सॉइल फर्टिलिटी होनी चाहिए, उपजाऊपन होना चाहिए, बिल्कुल बंजर एरिया नहीं होना चाहिए। पावर एंड परचेसिंग पावर वुड बी इवन, वहाँ पर ऊर्जा के साधन और लोगों की क्रय क्षमता दोनों अच्छी होनी चाहिए। यूटिलाइज हेक्सागोन रेदर देन सर्कल, और पहली बार क्रिस्टॉलर महोदय ने अपनी थ्योरी को देने के लिए सर्कल्स के स्थान पर हेक्सागोनल्स का प्रयोग किया था। Studies confirm the distribution of cities, town and village are tied to trade areas, population size and distance। और उन्होंने विभिन्न हेक्सागोनल्स के माध्यम से ये बताने की चेष्टा की थी कि किस प्रकार की सेवाओं के लिए कितने केंद्र प्राथमिक केंद्र के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्रिस्टॉलर की थ्योरी का भी एक यूट्यूब वीडियो, चूँकि बहुत विस्तृत और बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्रिस्टॉलर की, तो आपके लिए एक यूट्यूब वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ क्रिस्टॉलर की थ्योरी को भी पेश करेंगे। इस क्रिस्टॉलर के मॉडल में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक शहर है, फॉर एग्जांपल एक शहर है, सेंटर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है सिटी, देखिए आप यहाँ पर, इस सिटी के ऊपर ये 6 टाउन्स डिपेंड हैं जो सेवाओं के लिए, चिकित्सा सेवाओं के लिए, व्यापार के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए इस शहर के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक और प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू द बर्गेस मॉडल एंड हॉयट मॉडल हैव इज कॉमन। बर्गेस महोदय का मॉडल है और हॉयट महोदय के 2 मॉडल्स हैं नगरीय आकारिकी से संबंधित, उन दोनों में क्या समानता है। तो पहला इसका ऑप्शन है आपका, बोथ शो द पुअरेस्ट रेजिडेंट लिव ऑन द सिटी आउटस्कर्ट। दोनों मॉडल्स के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं वो शहर के बाहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो है, निर्माण के जो कारखाने हैं, केंद्र हैं, वो सिटी के सेंटर के नज़दीक होते हैं। धनी जो लोग हैं, तीसरा ऑप्शन उन्होंने क्या कहा है, धनी जो लोग हैं वो बाहर की ओर, नगरीय आकारिकी के बाहर वाली सर्कमफेरेंस के पास निवास करते हैं। मिडिल क्लास, चौथा उन्होंने कहा है, मिडिल क्लास लोग हैं वो बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र दोनों के मध्य में रहते हैं।
और दोनों ही अपने अपने मॉडल में केवल एक ही सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल, बर्गेस महोदय ने भी अपने मॉडल में सीबीडी की बात की है। व्यापार का प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर लोगों को आना होता है, जहाँ भूमि की कीमत बहुत ज़्यादा है, जहाँ जन घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, वही बात हॉयट महोदय ने भी अपने मॉडल में की है। तो दोनों में समानता क्या है कि बोथ मॉडल्स हैव वन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। दोनों मॉडल्स में एक ही सीबीडी है। ये तीनों मॉडल्स आपके सामने मैंने पेश किए हैं। पहला आपका बर्गेस महोदय का है, जिसमें कोसेंट्रिक जॉन मॉडल कहा जाता है। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, सभी को उन्होंने वलय के रूप में पेश किया है। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ आपके लिए। कॉन्सेंट्रिक में आप देख रहे हैं नंबर 1 पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी है, नंबर 2 पर जोन ऑफ ट्रांजिशन संक्रमण क्षेत्र है, नंबर 3 जो आपका है, जो वॉयलेट कलर से दिख रहा है, ये इंडिपेंडेंट वर्कर्स होम है, स्वतंत्र वर्कर्स, मिडिल क्लास के ये लोग हैं जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं। 4 नंबर है ये जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस, वेल्थी, धनी लोगों का क्षेत्र है, जहाँ बड़े बड़े आकार के बंगले बनाए हुए होते हैं, वहाँ ये लोग रहते हैं। और 5वां जो जोन है उन्होंने कम्यूटर्स जोन कहा है, जो सेवा प्रदाता हैं, सेवा देते हैं, दूध सब्जी या अन्य प्रकार की सेवा देने वाले लोगों का क्षेत्र है। वहीं हॉयट महोदय ने अपने मॉडल में सीबीडी को कोर एरिया माना है, कोर सेंटर में है उनका भी। उसके बाद उन्होंने कुछ क्षेत्रों को सीबीडी से लिंक करते हुए पाई डायग्राम की तरह अपने मॉडल्स को डिवाइड किया है, और उन्होंने बताया है कि हाई रेंट रेजिडेंस जो है, अर्थात ज़्यादा किराया देने वाले लोग या ज़्यादा किराए वाली भूमि, वो सीबीडी से अटैच होती है। एजुकेशन और रिक्रिएशंस के क्षेत्र भी उसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर हाई रेंट पेयर्स लोग ज़्यादा रहते हैं। इंटरमीडिएट रेंट रेजिडेंस है, वो सीबीडी के दूसरी तरफ है, लेकिन वो धनी क्षेत्र के नज़दीक होगा। लो रेंट एरिया उसके बाद होगा। इट मीन्स हाई, मिडिल एंड लो तीनों एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशंस का अपना एक बेल्ट होगा, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का अपनी एक बेल्ट होगी। इस तरीके से उन्होंने क्षेत्र को डिवाइड किया है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हाई रेंट रेजिडेंस है उन्होंने एक ही तरफ अपने मॉडल में दिया है, जबकि मिडिल क्लास को उन्होंने दोनों तरफ, हाई रेंट के दोनों तरफ उन्होंने उनकी बसावट को बताया है। वहीं पर लो रेंट एरिया के लोग, अर्थात गरीब तबके के लोग हैं, वो मिडिल क्लास के बाद दोनों तरफ उसी तरीके से मॉडल में स्थापित हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक तरफ गरीब तबके के लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के नज़दीक निवास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग वर्कर लेबर है, वो दूसरी तरफ औद्योगिक केंद्र के नज़दीक है। इट मीन्स यहाँ पर इनको आवागमन के ऊपर खर्चा नहीं करना है, और वो औद्योगिक केंद्रों के पास अपने आप को रखते हैं, ताकि आवागमन पे आने जाने का जो खर्चा है, परिवहन कॉस्ट है उनकी, वो सेफ रह जाए, बच जाए। सेम तीसरा मॉडल जो हैरिस और उलेमान ने दिया है, उन्होंने सीबीडी को एक केंद्र पे बताया है। सीबीडी के साथ अटैच जो एरिया है उन्होंने होलसेल और लाइट मैन्युफैक्चरिंग का बताया है कि हल्के छोटे उद्योग वहाँ पर स्थापित हैं। लो क्लास का जो एरिया है, रेजिडेंस है, उन्होंने बताया है कि सीबीडी के और मैन्युफैक्चरिंग के दोनों और लो क्लास के लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि आवागमन के खर्चे को ये लोग, चूँकि इनकी सैलरीज कम होती है, तो आने जाने के खर्चे को बचाने के लिए ये छोटे स्थान पर ही हाई डेंसिटी एरिया में भी निवास कर लेते हैं। मिडिल क्लास है, सेम हॉयट महोदय की तरह उन्होंने मिडिल क्लास को गरीब तबके के बाद रहता हुआ दिखाया है, और मिडिल के बाद अपर क्लास को उन्होंने दिखाया है। उसके बाद उन्होंने हैवी मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है वो एक अलग पॉकेट में दिखाया है, जो अटैच्ड है लो क्लास रेजिडेंस के साथ, ताकि वर्कर्स को वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशंस
की फैसिलिटी के लिए प्रयास ना करना पड़े और वो लोग कम दूरी तय करते हुए इंडस्ट्रीज में चले जाएं। इसी प्रकार उन्होंने एक सब अर्ब एरिया भी बताया है जो हाई क्लास के लिए है, कि वो आउटसाइड ऑफ द अर्बन एरिया होता है, जहाँ से लोग अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रखते हैं और खुद अपने यातायात के साधनों से आ जा सकते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने जो आउटले बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया है बिटवीन मिडिल क्लास एंड हायर क्लास के साथ है वो, और एक इंडस्ट्रियल सब अर्ब एरिया भी दिया है, नगरीय उप क्षेत्र, जहाँ पर एग्लोमरेशन के बाद बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो क्षेत्र से निकलकर कुछ इंडस्ट्रीज बाहर की ओर जाती हैं। तो इस तरीके से तीनों मॉडल्स हैं। उनकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि दो मॉडल्स में सीबीडी केंद्र में है, लेकिन तीनों मॉडल्स के अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्रम पाया जा रहा है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि निम्न वर्ग को औद्योगिक केंद्रों के या सीबीडी के नज़दीक रखा गया है। क्यों? क्योंकि परिवहन की जो लागत है उसको कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए वो लोग अपने आप को सीबीडी या इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक ही रखते हैं। चलिए एक 3D डायग्राम में हम पुनः इसको देखते हैं। इस 3D डायग्राम में आपको सीबीडी सेंटर में दिख रहा है, ब्लू कलर में आपको जोन ऑफ ट्रांजिशंस दिख रहा है जहाँ पर उद्योग धंधे और रेजिडेंस दोनों प्रकार के हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट वर्कर्स के हैं, उसके बाद जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस हैं। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि मकान दूर दूर बने हुए हैं, पार्क्स और गार्डन्स और अदर फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, और ग्रीन बेल्ट है वो कम्यूटर जोन के रूप में है। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि सेंटर में सीबीडी है, दोनों और ब्लू कलर में आपको ट्रांसपोर्टेशंस एंड इंडस्ट्रीज़ जो एक दूसरे से लगभग अटैच है और सीबीडी के नज़दीक है वो दिख रही होगी। उसके बाद लो क्लास रेजिडेंस बिल्कुल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट्स और सीबीडी के साथ साथ अटैच है। उसके बाद 4th नंबर पर आपको जो एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है डेट इज़ द मिडिल क्लास रेजिडेंस, और एक ग्रीन पेज आपको नज़र आ रहा है, इसमें हाई क्लास रेजिडेंस के लोग निवास करते हैं। उलेमान का जो मॉडल है आप देख रहे हैं, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि स्पेसिफिकली सीबीडी तो सेंटर लगभग सेंटर की तरफ है, लेकिन पॉकेट्स, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स है, ये उन्होंने बाहर की तरफ बनाया है। एक जनरल मॉडल आप देख रहे हैं, इसमें सेंट्रल सिटी नंबर 1 पर है, सब अर्बन रेजिडेंस एरिया, ये उपनगरीय क्षेत्र सब अर्बन एरिया है रेजिडेंशियल, जहाँ पर थोड़े बहुत उद्योग भी हैं, छोटे छोटे पेजेज में छोटे उद्योग, और अर्बन एरिया है, लोग निवास कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स 3 नंबर पर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंस विस्तृत क्षेत्र में है तो लोग सेवाओं के लिए या सामग्री क्रय करने के लिए शॉपिंग मॉल्स की तरफ जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स नंबर 4 पर आपको दिखाई दे रहा है, वो पर्टिकुलर एक पेज के रूप में बनाया गया है। ऑफिस पार्क्स नंबर 5 के ऊपर बनाया गया है। सर्विस सेंटर्स नंबर 6 पर शो हो रहा है यहाँ पर। 7 नंबर पर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है, और 8 नंबर पर यहाँ पर कंबाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड शॉपिंग सेंटर है। तो इस तरीके से ये आज के आधुनिक नगर का कंसाइड मॉडल है, जो तीनों मॉडल्स के आधार पर बनाया गया है। इस यहाँ पर आपको देखना है, तो ये जो लास्ट मॉडल आपने देखा, ये पेरिफेरल मॉडल है, इसको सी हैरिस महोदय ने दिया, और ये कॉन्टेम्प्ररी मॉडल है जो कि सीबीडी ऑन मेट्रो फ्रिंज कॉन्सेप्ट के साथ लिया गया है, कि सीबीडी है वो सेंटर में है और यातायात के साधन है वो से जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए लार्ज रिलीजियन बिल्डिंग्स and a market bazaar at its center? Traditional city in North Africa, post-colonial city in sub-Sahara Africa, a colonial-based city in Southeast Asia, a modern city on the west coast of the United States, or a manufacturing city in Western Europe.
प्रश्न, धार्मिक बिल्डिंग्स के साथ साथ मार्केट बाजार केंद्र में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का शहर कौन सा है? तो दैट्स द आंसर इज द ट्रेडिशनल सिटी इन नॉर्थन अफ्रीका। ये इसका आंसर है, जहाँ पर धार्मिक केंद्र और बाजार दोनों सीबीडी के अंदर है या सेंटर के अंदर हैं। अफ्रीका के का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और सदर्न ईस्ट एशिया के शहर किस प्रकार से हैं। कॉमर्शियल रेजिडेंस ब्लू कलर में, दैट्स द सेंटर पार्ट। और उसके बाद रेजिडेंस में आप देख रहे हैं कि हाई, मिडिल एंड लो बाहर की ओर हैं, जो कि ऊपर वाले मॉडल से थोड़ा अलग है। और लास्ट में बाहर की ओर पेजेज अर्बन एरिया के साथ सब जो एरिया है वहाँ पर विलेजेस, छोटे छोटे पेजेज में विलेजेस हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क, इन क्षेत्रों को सप्लाई करते हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर कोर सेंटर में है, उसके बाद एक एक्सटेंशन है, उसके बाद मेच्योर, इन सीटू एक्रेशन, एलाइट वर्ग और लास्ट में सेम लो अर्निंग वाले लोगों का निवास है। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप देख रहे हैं कि पोर्ट एरिया का एक दिया हुआ है एग्जाम्पल यहाँ पर। और कॉमर्शियल जो क्षेत्र है वो एक पार्ट में है जो पोर्ट से जुड़ा हुआ है। चाइनीज़, इंडियन और वेस्टर्न कॉमर्शियल कोर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। गवर्नमेंट का एक अलग सेटअप है। रेजिडेंशियल में वही एलिट, मिक्स्ड एंड न्यू सब अर्ब और छितरे हुए गरीब तबके के लोगों के निवास अलग अलग जगह हैं। तो मार्केट गार्डनिंग जोन एक अलग से वहाँ पर बनाया हुआ है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी एक बॉक्स जो कि लगभग उलेमान के मॉडल से मिलता हुआ है। कॉलोनियल सिटी का एक और डायग्राम आपके सामने है। इसमें फोर्ट, यूरोपियन टाउन और नेटिव टाउन, तीन चीज़ें हैं। फोर्ट के बाद एक ओपन स्पेस एरिया होता है। फोर्ट से ओपन स्पेस के उधर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स होते हैं। ओरिजिनल पोर्ट, जो फोर्ट है वो पोर्ट से जुड़ा हुआ है और समुद्र के किनारे स्थित है। और पोर्ट का एक्सटेंशन भी दिया हुआ है जहाँ पर अभी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है लेकिन की जा सकती है। उसके पीछे यूरोपियन टाउन्स है, छोटा क्षेत्र टाउन एरिया है। और उसके पीछे की ओर न्यू वेल्दी एंड मिडिल क्लास रेजिडेंस एरिया है। नेटिव और ब्लैक टाउन, अब आप देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उनका एरिया एक अलग से बनाया हुआ है जिसको नेटिव और ब्लैक टाउन नाम दिया गया है। और एक पेज ऐसा भी है जहाँ पर मिक्स रेसेस रेजिडेंस है, अर्थात वहाँ पर ब्लैक और जो यूरोपियन लोग थे उन दोनों के निवास वहाँ पर पाए जाते हैं। और दो पेजेज हैं यहाँ पर, बाजार बेस्ड ऑन हाई इंटेंसिटी कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल लैंड यूजेज। दो पेजेस में यहाँ पर जो कि सीबीडी के साथ अटैच है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच है, वहाँ पर हाई डेंसिटी मार्केट, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन के लिए सेवा बाजार वहाँ पर उपलब्ध है। बसावट को आप देखिए कि यूरोप वर्सेज यूएस सिटीज़ का यदि हम फैलाव को देखते हैं तो पहले एग्जांपल में आपको यूनाइटेड स्टेट्स का दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देख रहे हैं 1950s के अंदर येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का डेवलपमेंट था। 1960s के अंदर ब्राउन कलर डेवलपमेंट आ गया। 70s, 80s और 90s में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेट्रोस फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे शहर, सिटी एरिया से बाहर की ओर अर्बन स्प्रॉल, अर्बन जो है क्षेत्र है उसका विस्तार हो रहा है। इसके कंपैरिजन में आप यूके के अंदर देखेंगे ग्रीन बेल्ट ज़्यादा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन बेल्ट है। 1950 सिटी लिमिट थी, रोड नेटवर्क और रेलवेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर के जो फार्म हाउस हैं
हमारे यहाँ कहें तो ढाणी हैं या छोटे हैमलेट्स हैं, वहाँ तक भी रेल और रोड की फैसिलिटीज़ हैं। परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्र 1950, 60, 70, 80s और 90s मीन्स आफ्टर द हाईली डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो स्टेबिलिटी आ गई है। अर्बन क्षेत्र में अब उतना अधिक विस्तार नहीं हो रहा है। अमेरिकन केस में आप देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट के केस में ये हॉरिजेंटल विस्तार है, वहीं पर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के केस में यहाँ पर हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज विस्तार नहीं हो रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों विकसित अर्बन एरिया हैं, लेकिन दोनों के फैलने या डेवलपमेंट की जो स्थिति है उसमें अंतर है। ये एक एग्जांपल है हमारा वेस्टर्न यूरोपियन सिटीज़ का। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल जो कोर है वो सेंटर में, उसके बाद डिफरेंट जो बेल्ट्स हैं वो उसी प्रकार डेवलप हुई है, लेकिन फोर्ट एरिया या प्रारंभिक जो नगरीय क्षेत्र है उसके चारों ओर ही अन्य क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। ये कुछ एग्जांपल्स और आपके सामने हैं। ईस्टर्न यूरोपियन सिटीज़ हैं, इनका डेवलपमेंट अलग तरीके से है। बुडापेस्ट हंगरी का आप एग्जांपल देख रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार इसका विस्तार हुआ है। लेकिन ग्रीन बेल्ट मकान हैं वो दूर दूर हैं और ग्रीन बेल्ट्स इनके बीच में निश्चित रूप से है। वहीं सिटी एरिया जो है, ओल्ड टाउन और बुडापेस्ट जो है, वहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल मकान पास पास में है और ग्रीन बेल्ट का यहाँ पर अभाव है। The basic sector activities of a city economy include production of the goods and services for 5 लॉजिक इन्होंने दिए हैं ऑप्शंस आपको। उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए पहला, उस क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों के लिए दूसरा, गरीब लोगों के लिए बेसिक नीड्स सच एज द हाउसिंग एंड फूड, और पांचवा पीपल इन द बिजनेस इन द सीबीडी ओनली। तो बेसिक सेक्टर एक्टिविटीज ऑफ ए सिटी इकोनॉमी इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज किसके लिए होगा? हम शहर के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो शहर के बाहर निवास कर रहे हैं, उनके लिए हम सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये हम कर रहे हैं। स्थानीय लोग तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ रहकर कर ही रहे हैं, लेकिन हम माल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बाहर के मार्केट में सप्लाई के उद्देश्य से करते हैं। एक और प्रश्न, व्हाट टर्म डिड द यूनाइटेड नेशन फर्स्ट कॉइन इन द 1970s फॉर सिटीज दैट हैड मोर देन 10 मिलियन इनहैबिटेड? 10 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों के लिए 1970s में यूनाइटेड नेशन ने किस शब्द का इस्तेमाल किया था? एग्जाम्पल्स 5 ऑप्शन हैं आपके, मेगालोपोलिस, वर्ल्ड सिटीज़, मेगा सिटीज़, अर्बन इन्फ्लुएंस जोन और प्राइमेट सिटीज़। द आंसर इज मेगा सिटीज़। 1970s में 10 मिलियन की पॉपुलेशन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को मेगा सिटीज़ कहा गया था। तो इस स्लाइड के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आपको कुछ और शब्द हैं मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ। एक है रैंक साइज रूल, ये क्या होता है आप इसके बारे में पढ़ें। प्राइमेट सिटी किसे कहा जाता है? वर्ल्ड सिटीज़ डेंसिटी के लिहाज से एक लिस्ट बनाइए, टॉप 5 सिटीज़ कौन से हैं, मेगा सिटीज़ कौन से हैं, ओवर अर्बनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, और स्क्वैटर्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करें। प्रिय छात्रों, लगातार हम YouTube के ऊपर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ रहे हैं, बट ये देखा गया है कि अधिकांश छात्र वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं। आपसे पुनः आग्रह है कि ये वीडियोस हम आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि
ये समय ऐसा है जब आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए महाविद्यालय में या अपने शिक्षण संस्थानों में नहीं जा पा रहे हैं, तो प्लीज़ सोशल मीडिया से ध्यान हटाकर कुछ समय आप अपनी क्लासेस के लिए दें। यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी अपनी जिज्ञासा को लिखकर शांत कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नए वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करें MPGCC